नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून में आयोजित शिक्षा विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 28,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नकल विरोधी कानून के प्रभावी होने की भी बात कही, जिससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनी। मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए युवाओं के लिए आगे भी कई अवसरों की घोषणा की। तो आपको बता दें, शिक्षा विभाग द्वारा समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में सीएम धामी ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरण किए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। आपको बता दें, बैठक में स्वास्थ्य, जनजाति कल्याण और राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। स्वास्थ्य विभाग में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके स्वास्थ्य कर्मियों को आपसी सहमति से जिले में स्थानांतरण करने की सुविधा भी मिलेगी। राजस्व विभाग में भूमि अर्जन के लिए आपसी समझौतों की नई व्यवस्था लागू की गई। आपको बता दें, जनजाति कल्याण विभाग में पद सृजन को मंजूरी दी गई और नियमावली में संशोधन किया गया। भूजल दोहन को नियंत्रित करने के लिए नियमावली बनाई गई, जिसमें व्यावसायिक उपयोग की दरें भी तय की गई। आपको बता दें, चिन्याली, सौड़ और गौचर हवाई पट्टी रक्षा मंत्रालय को स्थानांतरित होगी। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो आपको बता दें, आज धामी कैबिनेट ने 8 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। भूजल दोहन पर भी नई नीति लागू की गई। इसके साथ ही आपको बता दें, गौचर हवाई पट्टी जो है वो रक्षा मंत्रालय को दी जाएंगी और ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी इस दौरान मंजूरी मिल गई। जनपद ऊधम सिंह नगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित किए जाने हेतु सिडकुल को हस्तांतरित की गई थी। इसमें आज एक प्रस्ताव उद्योग विभाग के द्वारा, इसमें राजस्व विभाग के द्वारा आया था, जिसमें ये प्रस्ताव था कि शासनादेश की सर संख्या 6 में प्रसंगत भूमि को किसी व्यक्ति एवं संस्थान या संगठन को बेचने, पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा। सिडकुल को भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि को पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त समझा जाएगा। परंतु औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान प्रयोजन हेतु उप पट्टा यानी सब लीज करने के लिए इंडस्ट्री ने अनुरोध किया था राज्य से, जिसके लिए ये प्रस्ताव आया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल की सहमति प्रदान की गई। यानी कि सिडकुल सब लीज कर सकेगा। सब लीज हस्तांतरित नहीं, सब लीज। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर आयुक्त नमामि बंसल से मुलाकात की है। आपको बता दें, पार्षदों ने तुरंत अवैध कब्जों को रोकने की भी बात कही और अतिक्रमणकारियों और भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी और निगरानी की व्यवस्था भी प्रस्तावित की। आपको बता दें, बीजेपी पार्षदों ने साफ कहा कि जनता की जमीन पर किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर नगर आयुक्त ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि नगर निगम इस मामले में सख्त कदम उठाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के पांजन हेड़ी गांव में हुई गोलीकांड के आरोपी अरुण चौहान ने कनखल थाना पहुंचकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल के साथ आत्मसमर्पण किया। इस घटना में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान और एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल था, लेकिन आरोपी के आत्मसमर्पण के बाद स्थिति नियंत्रण में हो गई है। आपको बता दें, पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरी घटना की गहनता से जांच कर रही है।
देखिए लगभग 10:30 बजे करीब में पुलिस को सूचना मिली थी कि जमालपुर जो ये जीवा पोता मार्ग है जो पंजनहेड़ी के पीछे है कि यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिली। सबसे पहले चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पे पहुंचे तो पता चला कि ऊषा टाउनशिप के नाम से यहाँ पे मिस्टर अमित चौहान है जो कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं और उनके विपक्षी जो अतुल चौहान और उनके लोग हैं उनके द्वारा कोई पीआईएल डाली गई है यहाँ कुछ आपत्तियां लगा के, तो उसी संबंध में आज प्रशासन की भी टीम यहाँ पे आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई चूंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है और अभी उसका एक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, जिससे कि दोनों पक्षों में अचानक विवाद हुआ। विवाद में जो अतुल चौहान है उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायर किया जिसमें 2 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें एक कृष्णपाल है जिनके हाथ में इंजरी हुई है और जो एक सचिन है उनके पैर में लगा है। हमारी टीमें अभी आइडेंटिफाई कर रही हैं जो लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया उसके हिसाब से, और जो भी इस घटना में सम्मिलित है शीघ्र हम सभी को गिरफ्तार करने में सफलता पाएंगे और जो जिनको चोट लगी थी फर्स्ट एड करा करके और उनको रेफर कराया गया जिससे कि उनको बेहतर इलाज मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केदारनाथ धाम में इस समय भीषण हिमपात हो रहा है जिसके कारण धाम पूरी तरह से सफेद चादर से ढक गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी जारी है जिससे तापमान -16 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। आपको बता दें ऐसे कठिन हालात में आईटीबीपी और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान डटे हुए हैं और मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में 24 घंटे गश्त जारी है। आपको बता दें मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने अलर्ट मोड में आकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बर्फबारी से स्कूल बंद हो गए हैं, यातायात प्रभावित हुए और भारी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और कई स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध होने से यातायात व्यवस्था फिलहाल बाधित बनी हुई है। तो आपको बता दें रुद्रप्रयाग और केदारनाथ में भीषण हिमपात और बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद जो पुलिस कर्मी हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। केदारनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी ये प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो देश को बांटने का काम कर रही है, क्योंकि सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और मंदिरों में जाते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह निर्णय विभिन्न समितियों की मांग के बाद लिया गया है और ये संविधान के तहत सही है, क्योंकि सिख, बौद्ध और जैन धर्म हिंदू धर्म के हिस्से हैं। आज फिर सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार ये केवल विभाजनकारी नीतियों को लेकर के ही आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैंने देखा पिछले दिनों इन्होंने हरिद्वार की हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं का आना वर्जित किया और अब 4 धाम में गैर हिंदुओं का आना वर्जित किया जा रहा है। यह पूरी तरह से निंदनीय है। सरकार को अपने इस कदम पर विचार करना चाहिए। एक सिख होने के नाते मुझे बहुत बार सौभाग्य मिला कि मैंने भगवान बद्रीनाथ के भी दर्शन किए, मैंने जागेश्वर धाम के भी मैंने दर्शन किए। तो क्या मान लिया जाए कि विश्व में गैर हिंदू होने के नाते मैं भगवान बद्रीनाथ के पुनः दर्शन नहीं कर पाऊंगा? या यह भी सोचने वाली बात है कि उत्तराखंड में लाखों की तादाद में हेमकुंड साहिब आने वाले सिख यात्री अपनी यात्रा को तभी पूर्ण मानते थे जब वो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके लौटते थे। तो क्या अब यह मान लिया जाए उनका भी वहां आना वर्जित हो गया है? या सरकार ने कोई आस्था का नया पैमाना तय किया है कि किस आस्था के तहत लोग और किस आस्था को पूरी करके जो लोग आएंगे और वो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएंगे या 4 धाम की यात्रा को अपना कर पाएंगे? यह बहुत निंदनीय कदम है सरकार का। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि यमुनोत्री, श्री गंगोत्री और गंगा सभा, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, चाहे हमारे डिम्मर केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष हों, हमारे केदार सभा के अध्यक्ष हों, हमारे वहाँ पर गंगा सभा के अध्यक्ष हों,
उनके महामंत्रियों, सभी पदाधिकारियों ने इन लोगों की ये लंबे समय से मांग थी। और आज के समय के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि कुछ तत्वों द्वारा लगातार 4 सालों के अंदर आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर ये जो लैंड जिहाद, ये मजार, ये थूक जिहाद, जिस प्रकार से यहाँ पर एक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है, आगामी इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अर्धकुंभ भी राज्य के अंदर आ रहा है और लाखों तीर्थयात्री लगातार संख्या में बढ़ोतरी होती है, यात्रा प्रारंभ होने वाली, हर साल यात्राओं की, जो तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मैं समझता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से भी और वहाँ की जो हमारी जो प्राचीन, हमारी पौराणिक, हमारी मान्यताएं हैं, वहाँ की पवित्रता है, धामों की पवित्रता किस प्रकार बनी रहे, उसको लेकर समय की मांग के हिसाब से ये मांग आई थी और उस पर हम आगामी बोर्ड बैठक पर इस पर निर्णय लेंगे। संविधान में स्पष्ट है, संविधान का जो अनुच्छेद जो स्पष्ट हमारे पास में ये है, संविधान की प्रति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जरूर आप हमारे कांग्रेस मित्रों को और उन सबको जरूर दिखाइएगा जिन्होंने शायद संविधान को पढ़ा नहीं और बिना संविधान को पढ़े हुए, क्योंकि हम सब लोग संविधान को मानने वाले हैं। इसमें आर्टिकल 25 में जो है और आर्टिकल 26 में स्पष्ट जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक संस्थानों को किस प्रकार से चलाया जाता है और हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, जिसको लेकर बार बार गुमराह किया जा रहा है कि महामहिम राज्यपाल भी हमारे यहाँ से हैं, वो सिख समाज से हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो है कि आस्था हमेशा कपाट खुलने और कपाट बंद होने के समय, वो दोनों समय वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। सनातन धर्म के प्रति उनकी बहुत बड़ी आस्था है और ये अनुच्छेद 25(2)(b) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिख समाज, जैन समाज और बुद्धिस्ट समाज जो है हमारा, वो हिंदू धर्म है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कोटद्वार नगर निगम में मेयर का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन शहर की जमीनी समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं। सड़कों के किनारे नालियां न होने से जल भराव की स्थिति बनी रहती है और गंदा पानी सड़कों पर बहता नजर आता है। विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय जौनपुर समेत कई इलाकों में हालात खराब हैं। मेयर द्वारा विभागीय बैठकों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन उनका असर धरातल पर नजर नहीं आता। शहर के बंदरों और आवारा कुत्तों का आतंक लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है, जबकि आवारा पशु सड़क हादसों को न्योता दे रहे हैं। सफाई व्यवस्था, टूटी सड़कें और जल भराव जैसी समस्याओं को लेकर जनता में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वादे तो बहुत हुए, लेकिन काम बेहद कम दिखाई दिया। तो कोटद्वार में जन समस्याएं जो हैं वो जस की तस हैं। मेयर का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन सवालों के घेरे में मेयर जो है वो नजर आ रहे हैं। ये गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हमने मेयर साहब को भी बोला था, मेयर साहब आए थे, उन्होंने बोला 1-2 साल में हो जाएगा, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। बट अभी आए थे जब 3-4 महीने पहले, उन्होंने बोला हो जाएगा, यहाँ पे पूरे नाली बनाएंगे, ये करेंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अब हमने यहाँ पे गंदगी में बैठ रहे हैं पूरी तरह। ये समस्या एक्चुअली 2-3 साल पुरानी है और ये जो इसमें टाटा से लेकर यहाँ तक का सारा पानी आता है और ये नाली हो जाती है चौक। ये नाली चौक है, ये पायनियर वालों से लेकर श्यामलाल तक ये नाली चौक हो जाती है। इसमें कूड़ा करकट जो आता है उससे चौक हो जाता है, तो पानी सारा भर जाता है और ये जो कोटद्वार झंडा चौक तक ये सारा गंदा पानी बहता है। इसकी कंप्लेंट करी थी हमने पहले, जब वो पुराने मेयर थी श्रीमती नेगी जी, तब भी गए थे हम लोग, अभी भी कराई थी। तो उस दिन मेयर साहब आए थे, उसमें आपके जो आयुक्त, नगर आयुक्त और वो भी थे, सभी लोग आए थे। तो उन्होंने बोला है कि हम इसको, ये जो नाला है इसको ये तोड़ के होगा, ये टूट चुका अंदर से ना, नाला चौक हो गया। तो इसके लिए कह रहे हैं NH वालों को हमने बता दिया है, NH से जैसी परमिशन आती है इसको तोड़ के हम कराएंगे, लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने से कुछ नहीं हुआ। नगर निगम ने जो वादे किए थे नालियाँ ठीक करने की, नगर के अंदर जो पानी जमाव जहाँ जहाँ इकट्ठा हो रहा है उसको वहाँ से निकालने के लिए, और ज़रूरी है कि जो महापौर हैं शैलेंद्र सिंह रावत जी, उनके पास अनुभव भी है, पहले विधायक रह चुके हैं, तो उन्हें शहर के बारे में पूरी जानकारी है। तो ज़रूरी अच्छा ये था कि वो सिस्टम को बनाते और जो पानी जगह जगह बह रहा है इसको समय पर जो है इसकी निकासी होती। तो ये जो मीटिंगें उन्होंने विभागों के साथ करी हैं, उन विभागों के साथ मीटिंग करने के बाद भी कोई सही रिजल्ट सामने नहीं आया है। तो कहीं न कहीं नगर निगम में बहुत खामियां हैं और व्यवस्थित तरीके से नगर निगम में व्यवस्थाएं नहीं देखी जा रही हैं, जिससे कि जगह जगह पानी बह रहा है और लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत होती है। अब सीधे आपको ले चलते हैं नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौड़ियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कह रहे हैं, उसी विषय पर आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, मैंने पिछली बार कहा कि कैसे पहाड़ से एक लड़की सुनहरे सपनों के साथ नीचे नगरों की ओर आई
और किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उसकी भावनाओं के साथ खेलकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अंकिता भंडारी प्रकरण की मैं बात कर रहा हूं। और साथियों, आपको याद है कि यहां से उस प्रेस वार्ता के बाद और आपने जो सहयोग दिया, उस सहयोग के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैकफुट पर आए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया कि अंकिता भंडारी प्रकरण की वो दोबारा जांच कर सकते हैं, बशर्ते अंकिता भंडारी के माता पिता इस पर अपनी राय दें। और उन्होंने स्वयं के लिए कहा कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता को जाकर मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो क्या चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी के इस कथन का हम सब ने कहा कि अच्छी बात है, देर से ही सही, 3 साल बाद ही सही, मुख्यमंत्री ने शायद ये ठाना है कि इसकी हम जांच करेंगे। हमने इंतजार किया। उसके दूसरे दिन हमें पता चला कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया, उसके दूसरे दिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी पौड़ी जाकर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पौड़ी जाकर और अंकिता के माता पिता को मिलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उनको देहरादून बुलाया और देहरादून में मुख्यमंत्री जी ने उनसे भेंट की। जब देहरादून में भेंट की तो उन्होंने पूछा होगा अंकिता भंडारी के माता पिता से कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने एक कागज लिख के दिया, जिस कागज में स्पष्ट रूप से उन्होंने ये लिखा कि हम ये चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा मिले, फांसी हो, और जो तथाकथित वीआईपी है वो वीआईपी का नाम उजागर हो और उस वीआईपी को भी सजा मिले। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। चूंकि मुख्यमंत्री जी इस बात का पहले ऐलान कर चुके थे कि हम उनके मन माफिक, यानी जो वो चाहेंगे उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने ये लिख दिया कि हम क्या कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने ये सब लिखा कि हम दोषियों को दंड और वीआईपी के नाम को उजागर कर उसको भी दंड, और ये पूरी जांच सीबीआई के माध्यम से कोई सेटिंग जज महोदय के देखरेख में हो, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री जी ने वो जो कागज था, उस कागज को पता नहीं कहां रखा। ये मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि उनके प्रार्थना पत्र को मुख्यमंत्री जी ने क्या, कहां रखा, क्या रखा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे। और निश्चित रूप में जो स्वाभाविक था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब जो कंप्लेनर है, जो पीड़ित पक्ष है, वो उसके माता पिता हैं, तो उसके माता पिता के प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर सीबीआई जांच की संस्तुति की जानी थी। ये स्वाभाविक है, सबने यही समझा। लेकिन इस दौरान एक घटनाक्रम यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के जो आदेश देने थे, उससे पहले एक एफआईआर दर्ज होती है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी थाने में एफआईआर दर्ज होती है, और उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच की बात की जाती है कि हम उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच करेंगे। फिर एक बार यह संदेह पैदा हुआ कि उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को सीबीआई को सीधे सीधे सौंपने, पारदर्शी तौर पर इस जांच को सौंपने के बजाय इसमें कुछ न कुछ तिकड़म फिर भिड़ा रहे हैं, क्योंकि तीसरे पक्ष से एक एफआईआर दर्ज हुई और उस पक्ष की एफआईआर को आधार बनाकर जांच का आधार बनाए जाने की बात कही गई। अब आज की स्थिति यह है, आज करीब 15-17 दिन बीत जाने के बाद, मुख्यमंत्री जी के ऐलान के बाद 15-17 दिन बीत जाने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है कि नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसको कोई नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई बात पब्लिक डोमेन में, उनका जो सीबीआई को जो प्रतिवेदन भेजा जाता है सरकार के द्वारा, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मैंने कई बार देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजित करके इस बात को मुख्यमंत्री से पूछा है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे, उसको सार्वजनिक करें कि उन्होंने किया कि नहीं किया। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा, उत्तराखंड की सरकार ने हमारे प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझा। पब्लिक डोमेन में जो प्रतिवेदन सीबीआई को भेजा जाना चाहिए था उसको सार्वजनिक नहीं किया। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो उसमें
टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, अगर भेजा है तो वो प्रतिवेदन अगर भेजा है तो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, उनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बहरहाल कोशिश जो मुझे पता चला अनऑफिशियली जो कोशिश है सरकार की, वो कोशिश ये है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जांच बिठा दी जाए। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या थी कि ये जो नई एफआईआर हुई है उसके आधार पर केस को इस तरह बनाया जाए कि क्या कोई वीआईपी था। स्पष्ट रूप से यह हाइपोथेटिकल जो सिचुएशन है उसकी जांच करने का जो मकसद है वो जांच को भटकाना है, क्योंकि हाइपोथेटिकल इसलिए है ये सिचुएशन कि क्या था, ये हाइपोथेटिकल है लेकिन वीआईपी था, ये यथार्थ है। जांच यथार्थ की होनी चाहिए कि इस केस में ये जो कुछ हुआ किसी वीआईपी के लिए एक लड़की की जान ली गई, ये स्पष्ट है। तो जांच इस पर होनी चाहिए थी। जब हमने ये बात कही तो सरकार ने कदम पीछे खींच दिया और आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि इस जांच को सरकार ने आगे सीबीआई को बढ़ाया, नहीं बढ़ाया, और सीबीआई ने भी इसको एंडोर्स नहीं किया। सीबीआई ने भी कहीं नहीं कहा कि अभी तक उनको सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए तो नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से आप गणेश गौदियाल को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर पुष्कर सिंह धामी यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।